नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज का दिन बहुत ही खास है। ये सेगमेंट खास है और दिन भी खास है। ऐतिहासिक दिन है जब हमने ईयू के साथ एक ट्रेड डील या एफटीए साइन कर लिया। 2007 से 18 साल की लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार ये जो बातचीत है वो एक फैसले पे, एक नतीजे पे, एक डील पर, एक एफटीए में तब्दील हुई है। तो इस एफडीए के क्या मायने हैं, दोनों देशों को, दोनों पक्षों को, ईयू को, इंडिया को क्या मिलेगा, किन सेक्टर्स को, शेयरों को क्या फायदा होगा, इस सेगमेंट में खासतौर पे इसी चीज़ पर फोकस करेंगे। तो पहले इस डील के कुछ कॉन्टूर्स, कुछ मुख्य बातें। मुख्य बातें यही हैं संदीप भाई कि जो लोग सोच रहे हैं कि इमीडिएट फ़ायदा हो जाएगा, तो मतलब फ़ायदा है, ऑफ कोर्स सेंटिमेंटल और ट्रेड वाइज फ़ायदा है। लेकिन अभी जो लोग सोच रहे हैं कि डील पास हो गई है, अभी आपको तो पता ही है यूरोप का संसद का प्रोसेस बड़ा लंबा है। अभी तक अमेरिका की डील भी क्लियर नहीं हुई है, जबकि वो जुलाई में साइन हो गई थी। तो अमेरिका वाली डील अभी जनवरी में लटकी हुई है। तो जनवरी वाली जो डील जो हमारी है, वो अभी यूरोप की संसद में कब पास होगी, वो भी एक देखना होगा। दूसरा, जो मुझे इसमें एक अच्छी चीज़ लगी, जो भारत सरकार पे एक तनाव था ना कि आप कोई बड़ी डील नहीं कर पा रहे हो, वो तनाव हट गया। तो बाजार का जो सेंटीमेंट नेगेटिव था, मैं ये नहीं कह रहा कि कल से ही फाइनेंशियल सुधर जाएंगे कंपनियों के, जो तनाव था सेंटीमेंट वाला, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस, दबाव रिलीज हो जाएगा, ईज हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप देखें ना, मतलब ईयू को और भारत को इससे क्या मिला, तो भारत की स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो 99% से ज़्यादा, अगर आप ट्रेडेड वैल्यू के हिसाब से देखें ना, जो इतने उत्पाद हैं, इतनी वैल्यू के हिसाब से जो एक्सपोर्ट्स हमारे ईयू देशों को जाते हैं वो सिक्योर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सुनिश्चित हो जाएंगे, क्योंकि इनको एक मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। प्लस हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक तरफ जो दबाव है वो रिलीज़ हो जाएगा और 7 साल का प्रोसेस है। 7 साल में अगर आप देखेंगे ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट आप 99.5% ट्रेडेड वैल्यू के हिसाब से इनके ऊपर जो ड्यूटी है ना, ऑलमोस्ट जीरो, नियर अबाउट जीरो पर पहुंच जाएगी। तो समय लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली सही ओवर द ईयर्स हमें इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत करें, कौन से सेक्टर्स ज़्यादा बेनिफिशियरी आपको नजर आ रहे हैं, एक एक करके अगर बात करें तो। बिल्कुल संदीप भाई, देखिए बेनिफिशियरी में तो टेक्सटाइल हो गया, टी एक्सपोर्ट हो गया, लेदर एक्सपोर्ट हो गया, जहाँ पर अमूमन 12 से 15% के बीच में वहाँ पर जो यूरोप में ड्यूटी थी वो अब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। इसका एक फ़ायदा मुझे और लग रहा है, आप अगर समझोगे तो। अभी तक अब आपको अमेरिका की अगर ट्रेड डील देर से भी होती है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यूरोप का अमेरिका से एफटीए साइन है। अब आज अगर इंडियन कंपनीज इतनी स्मार्ट हैं, अगर वो अपना एक ऑफिस यूरोप के किसी भी टेरिटरी में जाकर खोल दें, दिखा दें कि हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, यहाँ पर ये हो रहा है, थोड़ा सा कुछ हद तक उनको रिलीफ मिल सकता है। वो अगर थोड़ी सी एक्सपोर्ट की रीरूटिंग करना चाहें अमेरिका के लिए, ट्रांसशिपमेंट नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्मार्ट नहीं बनने की कोशिश की तो वो इस चीज में पकड़ सकते हैं इंडिया को। वो है अभी, उन्होंने रशिया से जो क्रूड आ रहे थे हमारे, वो शिपमेंट पकड़ लिए थे। लेकिन बात यह है कि फिर भी हमारी इंडियन कंपनीज भी स्मार्टली काम कर सकती हैं इस चीज को, मतलब ऑप्शन है, एक ऑप्शन बनाया आपके लिए। दूसरा कि जो आपके सेक्टोरल में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जी लिकर के लिए नेगेटिव हुआ, बहुत से लोग बोल रहे हैं ऑटो के लिए नेगेटिव हुआ, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि और दूसरे कुछ सेक्टर हैं जो कि हमारे जो कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए थोड़ा नेगेटिव हुआ। चलो उस पर डिस्कस कर ही लेते हैं कि मतलब पहले ऑटो से शुरू करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि एक सेक्टर पकड़ लेते हैं। ऑटो से शुरू करते हैं। ऑटो में आप बताओ आपको क्या लगा? तो पहले नेगेटिव, पहले पॉजिटिव तो देखिए, लेदर, टेक्सटाइल, टी और जो छोटे छोटे जो श्रिम्प वगैरह सेक्टर थे, इन सभी में जो एक्सपोर्ट जो यूरोप जो ड्यूटी लगाता था वो अब जीरो हो जाएगी। तो आपके लिए पूरी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं सभी कंपनी। अच्छा, मैं ना एक एमके की रिपोर्ट पढ़ रहा था। हाँ। उनका कहना है कि गारमेंट्स के लिए ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। कैसे कि $7.5 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट है ये टोटल, अगर आप मार्केट साइज देखेंगे ना। और फिलहाल जैसे आप कह रहे हैं 10 से 12% की ड्यूटी लगती है, ईयू अपने वहाँ पे अगर इंपोर्ट होते हैं तो वही ड्यूटी लगाते हैं। तो होगा क्या कि वियतनाम और बांग्लादेश पर फिलहाल ईयू में कोई ड्यूटी नहीं है, 0% है। तो हम प्राइस वाइज देखें ना तो डिसएडवांटेज पे थे, हम कंपेटिटिव नहीं थे। अब अगर ये 10 से 12% वाली ड्यूटी जीरो हो जाती है तो हम प्राइसिंग वाइज देखा जाए ना तो कंपेटिटिव हो जाएंगे, तो हमारे पास एक एडवांटेज आ जाएगा। तो निटवेयर हुए,
आउटवेयर हुए, ट्राउज़र हुए, इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा एमके कहता है। तो इसमें कुछ स्टॉक्स भी बताए गए, उन्होंने बताया केपीआर मिल, इनका अगर आप ईयू से देखेंगे ना तो कुल आय का 58 से 60% का रेवेन्यू आता है वहाँ से। और भी कंपनियां हैं जो कि ईयू से काफ़ी हद तक अपनी आय कमाती हैं। तो वेल्सपन लिविंग है, गोकुलदास है, नितिन स्पिनर्स है, वर्धमान है, ट्राइडेंट, इंडोकाउंट, लंबी लिस्ट है ये। और दूसरा जो फ़ायदा होगा ना, एक तो ये डायरेक्टली जो चीज़ें फिनिश गुड्स हैं जो जाके वहाँ पे कंज्यूम होंगी, जो ये फैब्रिक्स और फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि ईयू से आता है, यानी कि कच्चा माल, उसके ऊपर भी ड्यूटी कम होगी। तो इस तरह से देखा जाए ये गारमेंट्स वाली $7.5 बिलियन की एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, प्लस जो रॉ मटेरियल वहाँ से आता है उसके ऊपर भी ड्यूटी कम होगी। तो दोहरा फायदा है जो कि गारमेंट कंपनियों को फायदा के रूप में दिखेगा। यही शायद कारण था कि आपको केपीआर मिल में आज काफ़ी अच्छा जो मूव है ना वो बनता हो देखा, और बाकी स्टॉक्स में, हाँ, वेल्सपन लिविंग में भी। हाँ, देखिए इसमें एक चीज ये भी है कि आपका जो यूएस से एक्सपोर्ट, यूएस को जो आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे वो करीब $10 बिलियन का था। यूरोप में आपका हाँ 9.8 था, 9.8, 10 मोटा मोटा मान लीजिए, हाँ 10 बिलियन का वो खतरे में चल रहा है भाई। आपने ठीक है, टैरिफ के बावजूद आपने 30-40% अगर एक्सपोर्ट कर भी दिया तो भी आपको दिक्कत तो है। अल्टीमेटली आपके $5-6 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट लॉस था। अब आपको एक डेस्टिनेशन मिला, दो बायर जो हम बात करते थे कि दो बायर हैं आपके महंगे वाले, एक यूरोप एक अमेरिका, तो कम से कम एक बायर तो आपने सिक्योर कर लिया। सिक्योर कर लिया। दूसरी चीज, अब आप जो हम ट्रांसशिपमेंट की बात कर रहे थे कि अगर आपको यूरोप से अमेरिका पहुंचाना है तो 15% ड्यूटी पर आपका माल पहुंच सकता है, अगर पॉसिबिलिटी कोई कंपनीज निकाले। और ब्रिटेन से तो आपको याद होगा कि जैसे ही अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता खराब हुआ था तो इंडिया ने सबसे पहली डील जो करी थी वो ब्रिटेन के साथ जाकर की थी, जिस पर सबसे कम टैरिफ है 10%। आप समझो कि अभी तक इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो इतने गिरे नहीं है जितना टैरिफ लगा हुआ है यूएस में, और जितना बड़ा मार्केट हमारे लिए था नहीं गिरे हैं, सही कह रहे हैं। शायद कारण मुझे लगता है कि कुछ सेंस इस तरह से आप रूट हो रहा है शायद, ठीक है। और यूरोप का एक्सेस मिलने से आपको और आसानी मिलेगी। अब आपको यूरोप का मार्केट मिल गया। दूसरा, टेक्सटाइल में जहां तक बात है, आपने बताया जैसे $7.5 बिलियन और बहुत सारी कंपनीज जैसे केपीआर मिल हो गई, वेल्सपन लिविंग हो गई, इन सभी को तो बिल्कुल जो बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मिर्जा इंटरनेशनल हो गई, मिर्जा इंटरनेशनल का आज मैंने एक स्टॉक एक्सरे में भी उस काउंटर को लिया था। उस कंपनी का अराउंड 85% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। मतलब कि 100 रुपये का माल, 100 रुपये अगर वो 100 रुपये का माल बेचती है तो 85 रुपये का माल वो एक्सपोर्ट विदेश से आता है। उसमें 69% रेवेन्यू, 85 का 69% रेवेन्यू यूके से आता है। अच्छा। 22 देशों का एक्सपोर्ट है, केवल एक्सपोर्ट का 6% रेवेन्यू उनका यूके से आता है। दैट मीन्स कि आप हमारी कंपनीज की कुछ कंपनीज को आपने अभी तक क्या कर दिया था ना, एक्सपोर्ट हटाओ डस्टबिन में, इस कंपनी को पढ़ना ही नहीं है अभी। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि भैया एक्सपोर्ट करती है, इसका तो भविष्य खतरे में। अब आप कम से कम दोबारा से वो सफाई कर सकते हो, आप उन कंपनियों को रिफाइंड कर सकते हो, देख सकते हो आप अपनी स्क्रीनर में लगाकर कि भाई कौन सी कंपनियां हैं जो कि अच्छी वैल्यू पर हैं, अच्छे बिजनेस वर्टिकल्स हैं उनके, एक्सपोर्ट में यूरोप वाला एक्सपोजर कितना है, अमेरिका वाला कितना है। तो ये अब आपके लिए पढ़ाई का मटेरियल तैयार हुआ टेक्सटाइल में। सर, दूसरा सेक्टर, मैं सोचा शायद दूसरा फायदा बता रहे हैं आप। अच्छा, दूसरे सेक्टर की जहां तक बात है ना, तो फार्मा को इसका फायदा देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ड्यूटी कट तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जो रेगुलेटरी चेंजेस होंगे, जो रेगुलेटरी ईज ऑफ होगा ना, उससे फार्मा को काफ़ी हद तक का फ़ायदा होने की उम्मीद है। ये जो फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट्स है ना इंडिया से, वो ऑलमोस्ट $3 बिलियन के आसपास हैं, और ये हमारे टोटल जो एक्सपोर्ट्स है ना ईयू को, उसका करीब 12% है, लेकिन ईयू का जो टोटल इंपोर्ट है उसमें केवल 2-2.5% ही है। तो उस हिसाब से ये जो फॉर्मुलेशंस या फार्मा वाली जो कंपनीज है ना, अगर रेगुलेटरी कॉपरेशन के तौर पर अगर आप देखेंगे कुछ ईज ऑफ होता है, स्पेशली टाइम और कॉस्ट के हिसाब से, यूएस एफडीए हर कोई जानता है, लेकिन ईयू का जो रेगुलेटर है वो कितना टाइम कंज्यूमिंग और कितना कॉस्ट बेयरिंग है वो कोई नहीं जानता। तो कोई भी ड्रग का अप्रूवल अगर आपको ईयू के रेगुलेटर से लेना होता है ना विवेक भाई, तो 2 से 3 साल का समय लगता है, और 3 लाख यूरो ये कॉस्ट बैठती है आपकी। तो अगर दोनों देशों के बीच में ये जो रेगुलेटरी कुछ कॉपरेशन होता है, टाइमिंग वाइज, अप्रूवल वाइज या फिर कॉस्ट वाइज कुछ रिडक्शन होता है, तो ये जो फार्मा कंपनियां हैं इनको बड़ा फ़ायदा होगा। चाहे जैसे आप डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, सन फार्मा की बात करें, इनको फ़ायदा होगा। प्लस ऑन द दूसरी साइड में आप देखेंगे तो बायोसिमिलर्स जो हैं,
ये जो चाहे आप बायोसिमिलर्स देखें, चाहे वो आप कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट देखें या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़, ये 3 एंगल से मिला लेना तो और भी बहुत सारी कंपनियां जैसे बायोकॉन, बायोसिमिलर्स पे पहला नाम बायोकॉन का आता है। बायोकॉन वो तो फिर बहुत आप बड़ा वो कर रही है। फिर आप ऑरोबिंदो फार्मा को देखिए, टोरेंट फार्मा, इप्का लैब्स, इनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा ऐसा एमके की रिपोर्ट बता रही है। तो ये जो फार्मा वाला ना, भले ही आपको मार्केट छोटा नज़र आएगा, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ $3 बिलियन के आसपास की नज़र आएंगी, लेकिन अगर ये रेगुलेटरी कॉपरेशन हमारे लिए वर्कआउट करता है ना, तो फार्मा और बायोसिमिलर के हिसाब से ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी मार्केट हमारे लिए उभर के सामने आ जाएगा, क्योंकि 2.2% केवल हम उनके इंपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, इस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है। तो जो स्केल है ना, स्कोप जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है फार्मा और बायोसिमिलर कंपनीज के लिए। इसमें कुछ ऐड करेंगे या फिर अगले सेक्टर की तरफ? नहीं, बस इसमें यही ऐड करूंगा कि यूएस में भी करीब $10 बिलियन का हम फार्मा का एक्सपोर्ट करते थे और उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि यूएस एक्सपोर्ट में इतनी, क्योंकि वो बिना दवाई के तो वो भी नहीं रह सकते। अब लेकिन इसमें आपको बेनिफिट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपका जो सेक्टर है ना, वो नुकसान तो पहले खा ही नहीं रहा था यूएस में, ठीक है। अब आपको एक अपॉर्चुनिटी और बढ़ गई, तो यहाँ पर क्लियर कट विनर आपके लिए एक्सपोर्ट का अगर क्लियर कट विनर बनता है तो वो फार्मा जरूर बनता है। आपके स्पीडीली अप्रूवल्स आएंगे, मार्केटिंग अप्रूवल्स आपके जल्दी आएंगे, तो आपका जो मार्केट है ना, वो जल्दी खुलेगा, बड़ा मार्केट जो है। आप पहले यूएस प्लस यूरोप करते थे तो 13-13.5 बिलियन डॉलर का था। अब आप यूएस प्लस यूरोप करते हो, अगर आपका इंक्रीमेंटल बेनिफिट बढ़ के मान लो 15 भी हो जाता है, तो आप सीधे बेनिफिट पर सीधा बेनिफिट पे। टेक्सटाइल में क्या था? टेक्सटाइल में ये था कि भाई आपने अगर 10 का 5 हो गया यूएस में, तो आपका 5 केवल यूएस रह गया, और टेक्सटाइल में अगर आपने 5-7 बिलियन डॉलर का अगर कर भी लिया यूरोप में एक्सपोर्ट, तब भी आप यूएस प्लस यूरोप पुरानी इक्वेशन के हिसाब से अभी भी नई इक्वेशन नहीं बन रही थी, तो पूरी नहीं हो पा रही थी। हाँ, तो उसमें क्या है कि उसमें इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं आ रहा था, लेकिन यहां पर आ रहा है, तो ये क्लियर कट विनर है सर। ऑटो नेगेटिव पे मतलब? नेगेटिव, चलो आप पॉजिटिव पर बात कर लेते हाँ, उसमें ना मैं, क्योंकि मैंने इस रिपोर्ट को थरली पढ़ा है, इसमें जो स्पेशलिटी केमिकल्स है ना, वो भी करीब $9 बिलियन के आसपास। ये 2024 का आंकड़ा है ये। और हम इंपोर्ट भी करते हैं स्पेशलिटी केमिकल यूरोप से, करीब $7.8 बिलियन के आसपास का। तो हो क्या रहा है कि ईयू में जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, जो कंपनियां हैं, उनकी एनर्जी कॉस्ट काफ़ी हाई है, स्पेशली जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उस वजह से, प्लस इनके खुद के जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, सारे जो रूल्स हैं ना, उस वजह से इनके ऊपर जो कॉस्ट प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कई सारे तो एसेट सेल्स हो गए कंपनियों के, कई सारी बंद हो गई, कई दूसरी जगह से सोर्स कर रहे हैं, जैसे इंडिया में जो सस्ते मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो उससे काफ़ी सारी जो केमिकल कंपनी है ना, उनको फ़ायदा होगा। ये लिस्ट आपके सामने चलती हुई आपको दिख जाएगी। मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा था ना एमके में, उन्होंने कहा है कि इनके टोटल ओवरऑल मार्जिन देखेंगे ना, अगर आप एबिडा मार्जिन में 100 से 140 बेसिस पॉइंट का आपको जंप दिखेगा, केवल इसी मूव की वजह से, जो करीब $9 बिलियन के आसपास का मार्केट है। तो मार्जिन्स में मतलब काफ़ी अच्छा जंप दिखेगा। नवीन फ्लोरो, टाटा केमिकल, ये सारी कंपनी, ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें मैं इसलिए नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैंने इसलिए बस मार्जिन में बोल के आपको ख़त्म कर दिया। ये जेम्स एंड ज्वेलरी पर भी 15 से 25% टैरिफ है, और ईयू का टोटल जो मार्केट है ना जेम्स एंड ज्वेलरी का, वो $45 बिलियन का है। हाँ, उसमें मैं भी पढ़ रहा था कि वो बहुत बड़ा एक्सेस। मैं एक्सपोर्ट वाली अपॉर्चुनिटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं टोटल साइज बोल रहा हूँ। $45 बिलियन का मार्केट है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी जिसके ऊपर 15 से 25% का टैरिफ है, इसमें इंडिया का शेयर सिर्फ 6% है अभी। यूरोप में इंडिया का नहीं था, बहुत कम था। तो ये अगर ड्यूटी कम होती है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें, बैग्स हैं, कुछ फैशन वाली आइटम्स हैं, क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, इथॉस नाम की कंपनी का मेंशन एमके की रिपोर्ट में था, इन कंपनियों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा इस डील के चलते। प्लस स्टील को मैं देख रहा था, स्टील में क्या होता है ना, स्टील में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्या हो रहा है। स्टील में कोटा बेस्ड अभी आपको बेनिफिट मिलता है। कैसे? ये जो बड़ी एक्सपोर्टर बड़ी कंपनीज है, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, प्लस जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स वाली एचईजी और ग्रेफाइट हुआ, तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील ना एक 2 मिलियन टन का कोटा है। इस कोटा के बाद 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी ईयू में। 2 मिलियन टन, तो मतलब हाँ, 2 मिलियन टन कितना ही है, तो 2 मिलियन टन काफ़ी छोटा था। अभी ये 2 मिलियन टन बिना टैरिफ के बेचते थे, उसके बाद फिर इनको 25% टैरिफ लगता था। अब ये जो डील हो जाएगी, जो होपफुली 6-8 महीने में पूरी तरह से इफेक्टिव होने की उम्मीद है, अगर सारी चीज़ें टाइमली चलती हैं, तो फिर इनके लिए 2 मिलियन टन के बियॉन्ड भी मार्केट खुल जाएगा। तो सीधा अभी नहीं, अगर ये टाइमली हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो 2 मिलियन टन तो है, उसके बियॉन्ड एक मार्केट इनके लिए खुलेगा, जो बड़ी कंपनियां जो यूरोप को एक्सपोर्ट करती हैं। टाटा स्टील का वैसे कोरस के जरिए वहाँ पे भी प्रेजेंस है, लेकिन उनके रूल्स इतने टफ हैं
कि अपने वो सारे जितने भी भट्टे थे, वो सारे जो आग फर्नेस थे, उनको चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक में कर रहे हैं। हाँ, कन्वर्ट कर रहे तो थे। वो वाली उस हिसाब से देखा जाए ना, वो वहाँ ना बनाकर दूसरे देशों से लाते हैं, लेकिन उस पर इम्पोर्ट टैरिफ लगाते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी स्टील कंपनियों के लिए खुलेगी, और ऑटो एंसिलरी जैसे आप कह रहे हैं। ऑटो एंसिलरी के लिए खुलेगी। और एक चीज़ और देखो, इसमें ना एक चीज़ हम और ऐड कर देते हैं, ये एमके की रिपोर्ट में शायद हो या नहीं हो। शिपिंग सेक्टर, पोर्ट सेक्टर। जब आपका व्यापार खुलता है तो आपकी 2 पोर्ट कंपनियां हैं मेजरली, 3 है इंडिया में, मतलब अदानी, जेएसडब्ल्यू और इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं, इनके लिए भी माल का आना जाना शुरू हो जाएगा, जो इन कंपनीज के थोड़े से बढ़ेगा, वॉल्यूम इंप्रूव होंगे। वॉल्यूम्स पे जो प्रॉब्लम आ रहा था। दूसरा, आपकी जो शिपिंग कंपनियां हैं, शिपिंग के जो रेट्स थे वो काफ़ी नीचे आ गए थे जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था। उसके बाद जब वो हमास और उसकी इजराइल की लड़ाई शुरू हुई थी, तो उस चक्कर में शिपिंग रेट एक बार तो बढ़ गए थे, और वो बहुत तेज़ी से बढ़े थे, लेकिन उसके बाद उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरे भी, मतलब 50% रह गए अपने हाई से। तो अब आप समझो कि ये जो शिपिंग कंपनियां, जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन, आप रोज़, हम दोनों तो कॉलर शो भी करते हैं, कितने सवाल आते हैं, तो हम अक्सर यही बात करते हैं कि भाई आप शिपिंग रेट देखो। शिपिंग रेट देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि शिपिंग कॉरपोरेशन के क्यों नहीं फाइनेंशियल सुधर रहे हैं। जब जो माल बेच रहा है उसके दाम ही आधे रह गए, तो फिर वो क्या माल बेच के करेगा, वॉल्यूम भी कितना बढ़ा लेगा। तो आप ऐसे समझो कि ये भी एक सहारा है इन कंपनीज के लिए। अब आते हैं बात ऑटो और ऑटो, बिल्कुल आई है, बहुत लंबा मैंने डिले कर दिया उसमें। क्योंकि असली गेम लोग ऑटो और ऑटो एंसिलरी में देख रहे हैं। हाँ, नहीं एक्चुअली इतना नेगेटिव है जितना परसीव किया जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। हाँ एक्चुअली, क्योंकि देखो, आप 44 लाख कार इंडिया में सालाना खपत होती है, यानी कि उसमें 44 लाख कार में आप समझो ऑलमोस्ट 50% शेयर मारुति का है, 40 to 50% के बीच में, 50% के आसपास है ना, 50% ही है। अब आप समझो 22 लाख कार, 20-22 लाख कार तो मारुति बेच देती है साल की। उसकी गाड़ियों की रेंज कितनी है? 10 से 15 लाख एवरेज, मोटा मोटी 20 लाख मैक्सिमम। मतलब आप अगर कोई बहुत हाई एंड पे चले जाओगे तो हाँ, टॉप एंड के मॉडल, अगर टॉप एंड कोई, मॉडल जो हाँ, होते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज उनकी गाड़ियों की कीमत 15 लाख पकड़ लो, ठीक है। अब यूरोप की गाड़ियां कहाँ से शुरू होती हैं? BMW, ऑडी, मर्सिडीज। अब वो कहाँ से शुरू होती हैं? तो आप समझो कि उनकी क्लास ही अलग है नहीं, वो जाने ही लग्जरी गाड़ियों है में ना, ले जाते वो हैं। लग्जरी कार के लिए जाने जाते हैं। इंडिया में आपके पास आए थे वो एक दो बार, फॉक्सवैगन लेकर आया था, सस्ती कार लेकर आया था, स्कोडा थोड़ी सी मिड प्रीमियम दोनों को टच करता हुआ लाया था वो। स्कोडा भी चलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बात यह कि अभी वो कितना बड़ा मार्केट शेयर ले पाएंगे इंडिया में, उस पर सवाल है। लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन भी है पुरानी, ये फॉक्सवैगन नहीं नहीं नहीं, ये चले गए थे, भाग गए थे, है ना। तो ऐसे ही स्कोडा अपनी इतने साल से चला हुआ है, मार्केटिंग उतनी एग्रेसिवली नहीं कर रही है उसने इंडिया में, जितनी BMW और इन सब को लेकर एक परसेप्शन बनी हुई कि हाँ जी असली प्रीमियम तो यही है। ऑडी, अगर आज किसी कोई ऑडी में जा रहा है, कोई BMW में जा रहा है, हाँ ये अमीर है। ऑडी तो मुझे याद है, आप कहेंगे लंबा खींच रहे, 1996 के वर्ल्ड कप में सनत जयसूर्या को मिली थी। भाई साहब, उस दुनिया में कोई जानता नहीं था कि ऑडी नाम की कोई चीज़ भी है। उस समय भारत में बोल रहा हूँ ऑडी मिली है जी, जयसूर्या को ऑडी मिल गई। अरे यार, कौन सी गाड़ी है ये ऑडी? तो वही चीज, तो वो चीज उनकी, देखिए उनका कस्टमर बेस अलग है। उसमें भी संदीप भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें 2.5 लाख तक का कैप है। बस मैं ये कहना चाह रहा था, जो कोटा है ना, हाँ, जैसे मैंने आपको कोटा उसमें स्टील में बताया था, इसमें भी कोटा है। हालांकि जब ये फ्रेम हो रहा था या फिर जब बातचीत चल रही थी ना कि हाँ ये डील हो जाएगी, तब 2 लाख का नंबर था कि शायद 2 लाख तक का कोटा होगा। ये 2.5 लाख किया गया है, यानी कि 2.5 लाख EU से गाड़ियां बिना टैरिफ के आ जाएंगी। उसके बाद अगर आएंगी तो फिर टैरिफ लगेगा। इन पे टैरिफ तो होगा ना, बेसिक टैरिफ तो होगा, मतलब 110% है, 110 से घट के जो 40 आ रहा है, हाँ, और इवेंचुअली 10 हो जाएगा। और उसमें भी eventually 10 होगा उसमें ना। भी वो एक रेंज है, जैसे आप $40,000 प्लस की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर 110% है, और $40,000 के नीचे की जो कॉस्ट है गाड़ियों पे, उस पर 70% था। तो वो घटकर 40% आ जाएगा 2.5 लाख गाड़ियों तक, जो कोटा आप जैसे कह रहे हैं, और इवेंचुअली वो घट के 10% पर तो पहुंच जो $40,000 वाली गाड़ी है, अगर उसको 90 से मल्टीप्लाई करो तो 36 लाख के करीब की तो गाड़ी हो गई वो। अभी भी 36 लाख की गाड़ी अगर वो मिलती है आपको 70% टैरिफ की जगह 40% टैरिफ पर, तो थोड़ा सा टैरिफ तो कम हो गया। हाँ, अब जो प्रीमियम रेंज वाली गाड़ियाँ हैं
जो 20 लाख वाली गाड़ी है, किसी को 20 लाख की गाड़ी लेने निकला है और उसको लगता है कि यहाँ की जो प्रीमियम है, जो हाईएस्ट रेंज वाली और वहाँ की लोएस्ट रेंज वाली दोनों लगभग बराबर सी आ रही हैं, तो शायद मैं थोड़ा सा 5-7 लाख रुपए Exactly. डाल के कर लूँ। तो इसलिए आज मारुति का शेयर थोड़ा सा प्रेशर में था कि भैया आप अब अगर प्रीमियम रेंज में आने की सोचते हो तो सोचना फिलहाल बंद करना पड़ेगा, आप पर अब फिलहाल मोहर वो नहीं लग पाएगी। उससे ज़्यादा M&M प्रेशर में था, M&M तो क्योंकि of M&M course की pressure में तो होगा। क्योंकि इनकी ज़्यादा प्रेजेंस ही SUVs में है, तो इनकी हाई एंड गाड़ियाँ चाहे वो XUV 700 हुई या फिर अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं सारी, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल। इनके प्राइस पॉइंट्स वहाँ पे जाके वहाँ मैच पर करेंगे। बिल्कुल तो XUV फिर वो 700 आई थिंक 26-28 lakhs की है। हाँ, तो वो पता नहीं सर, मैं आइडिया नहीं है, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने ली थी, हाई एंड मॉडल लिया था पहुँच I नहीं है think। वहाँ तक सर। तो इतना बड़ा जोक आपने तो ट्रम्प को भी पीछे छोड़ दिया सर। थोड़ा लाइट करने के लिए बोला था, और गाड़ियाँ झूलते रहेंगे, थोड़ा मौज मस्ती भी करनी चाहिए। तो उस हिसाब से एक तो ऑटो थोड़ा बहुत है, मतलब परसीव्ड है कि नेगेटिव होगा, शायद इसलिए बहुत बड़ी गिरावट आई भी नहीं और शेयर्स लो लेवल से रिकवर भी हुए हैं। ठीक है, दूसरा लिकर, नहीं, इसमें ऑटो एंसिलरी रह गया अभी। हम ऑटो एंसिलरी तो पॉजिटिव साइड में आएगा, पॉजिटिव साइड में आएगा। इसमें कुछ एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल मदरसन सुमी हो गया, अपोलो टायर हो गया, बालकृष्णा इंडस्ट्री हो गया, प्रिकोल हो गया, बहुत सारी, भारत फोर्ज हो गया, भारत फोर्ज हो गया, प्रिसिशन कैमशैफ्ट्स हो गया, हाँ इनके बहुत बहुत सॉरी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, हैप्पी Craftsman। फोर्जिंग्स, ऐसी कंपनियां फोकस में कुछ रहेंगी। कंपनीज के प्लांट यूरोप में हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो उन कंपनियों के लिए डबल फायदा, वहाँ की कंपनियों से बेनिफिट उठाएंगे क्योंकि वो इंडिया में भेज रहे हैं, इंडिया का अनुभव आप उनके साथ शेयर कर दोगे उन कंपनीज के साथ, तो और डबल फायदा। और अगर आपको उन्होंने प्लांट इंडिया में लगाना है तो आप उनको सीधा यहाँ से भी supply प्लस दे ना सकते एक हो। जैसे चाइना +1 स्ट्रैटेजी थी ना एक समय, हाँ, ऐसे ही इनकी यूरो +1 स्ट्रैटेजी चल रही है। तो उसके तहत जो OEMs है, जो गाड़ियाँ बनाते हैं वहाँ पर, उनसे डायरेक्ट इनको जो ऑर्डर्स मिलने वाले ना, बिल्कुल। उसका भी जो एक इम्पैक्ट है, वो इजाफा है ना, वो भी इनको देखने को मिलेगा। प्लस जो 2 व्हीलर्स हैं, जो भारत इंडिया से बजाज ऑटो और TVS मोटर एक्सपोर्ट करते हैं, वो आई थिंक 8% के आसपास ड्यूटी है मोटरसाइकिल्स पर EU में। वो 8% ड्यूटी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो तो बजाज ऑटो ही तो बजाज ऑटो और TVS मोटर के लिए तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली देखा जाए फ़ायदा ही है। मतलब गाड़ियों वालों के लिए, कारों वालों के लिए यहाँ पे ज़रूर कंपटीशन बढ़ेगा, या फिर एक नया अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी कस्टमर के पास सोचने के लिए कि ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इनके लिए ये डायरेक्टली पॉजिटिव के तौर पे देखा जा रहा है, और ऑटो एंसिलरी के लिए स्पेशली कास्टिंग, फॉर्जिंग, बाकी जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती हैं उनके लिए बेहद पॉजिटिव है। नेगेटिव के लिए ऑटो के अलावा थोड़ा बहुत जो है वो है लिकर के लिए, स्पेशली वाइन के लिए। उसमें तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें तो थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना वाइड नहीं है, मैं तो आपको पता ही है कि बहुत सोशल टाइप कभी सोशली मतलब जाता हूँ, लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ है, जो यूरोप की वाइन्स हैं या यूरोप की जो लिकर है वो थोड़ी फिर वही प्रीमियम क्लास हो गई। अब उस पर आपने ड्यूटी घटा भी दी। एक तो ब्रांड की जो बात होती है ना इस क्षेत्र में, वो बड़ी प्रचलित रहती है कि भैया मैं तो ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड कॉन्शियसनेस तो यही पीऊंगा। तो वो जो चीज़ है वो इंडिया में छुड़ाना मुश्किल रहेगा। नहीं, अब तो पीऊंगी भी, मतलब ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो आज लिकर के सारे शेयर नहीं टूटे, कुछ टूटे। उसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब मैंने डैमेज देखा वो था सुला वाइन यार्ड। हाँ, वो तो वाइन्स की वजह से। देखिए वाइन्स, यूरोप की जो वाइन्स हैं वो सीधी इंडियन मार्केट में हिट करेंगी। अब बहुत सारे लोग इसमें दो सवाल पूछ सकते हैं, एक कि भैया सुला वाइन यार्ड को नुकसान होगा, हो सकता है हो, और हो सकता है इसका फ़ायदा भी हो। क्यों? क्योंकि अभी तक आप अकेले प्लेयर थे इंडियन मार्केट में, एक ऑर्गेनाइज सेगमेंट में मैं बोल सकता हूँ, आप अकेले सेगमेंट थे जो मार्केट करते थे वाइन्स को। अब आपके साथ और 10 कंपनियां खड़ी हो जाएंगी, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड, जो आके इस पर्टिकुलर सेगमेंट को आपको थोड़ा ब्रांडिंग करेंगी। अभी तक हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सेगमेंट प्रचलित थे वो थे स्कॉच को ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसमें 50 ब्रांड है और उसमें 50 ब्रांड अपनी अपनी मार्केटिंग करके बैठे हैं। ठीक है, दूसरा जो जिसको हम
थोड़ा सा बियर वगैरह का सेगमेंट बोल सकते हैं, बियर में भी आपके पास बहुत सारी कंपनियां, तो ये कुछ कुछ चीजें थी जो पॉकेट्स थी इसमें, इन पॉकेट्स में ऑलरेडी ब्रांडिंग थी। अब वाइन्स पे थोड़ा सा फोकस बढ़ जाएगा, तो इसलिए आज सुला को तोड़ा जरूर है, लेकिन सुला के जो शेयर धारक हैं वो थोड़ा सा इस चीज को भी पढ़ के देखें कि क्या उन दूसरे ब्रांड्स को के आने से क्या फायदा भी मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा, और वही मैं बोलने वाला था आपको कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हाँ, वो एक तो रीच और ज़्यादा बढ़ सकती है, यू नो, और थोड़ी सी अवेयरनेस भी बढ़ेगी इस चीज़ को लेकर, प्रोडक्ट मतलब और ज़्यादा पेनिट्रेशन बढ़ेगा। तो सूला को शॉर्ट टर्म में ज़रूर नेगेटिव हो सकता है उनके लिए जो परसीव किया जा रहा है, लेकिन लॉन्गर टर्म में जैसे जैसे सेक्टर खुलेगा और ज़्यादा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव होगा या स्केल बढ़ेगा, सूला को हो सकता है शायद इस चीज़ का फ़ायदा भी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो 150% ड्यूटी लगती थी, अगर वो घट के 20% पे आ जाएगी, तो एक बार की शॉर्ट टर्म के लिए तो इम्पैक्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल वो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आएगा ही, भले वो टेस्ट करने के हिसाब से। लेकिन हाँ, इसमें एक कैच और है, मैं पढ़ रहा था विवेक भाई, कि 2.5 यूरो से कम वाली जो उत्पाद हैं वहाँ पे, जो उनके ऊपर कोई भी रियायत नहीं होगी। तो 2.5 यूरो क्या हो गया? 2.5 यूरो हो गया आपका 250 रुपये वाला, मोटा मोटी 119 रुपये का चल रहा है। हाँ, वो 100 रुपये के थोड़ा ऊपर, हाँ 100 रुपये के ऊपर चल रहा है ना, 109 के करीब चल रहा है शायद, 109 110 यूरो। तो ठीक है, तो 2.5 यूरो का मतलब हो गया आपका 250-300 वाला। तो बियर वाली सेगमेंट तो अलग ही हो जाती है, क्योंकि एक बियर आती है जनरली, बियर का टीन अगर आप देखोगे 150-200 रुपये का जनरली, तो वहाँ तो इंडियन कंपनीज को ज़्यादा हिट नहीं है। दूसरी जो अगर आती है आपकी लिकर की कंपनीज में, तो वहाँ पे भी सस्ता महंगा वो देखना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी वाला मामला है, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा नेगेटिव शायद लिकर कंपनीज के लिए भी नहीं होगा। तो मोटा मोटी तो ज़्यादा पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं, मतलब जैसा कुछ लोग परसीव कर रहे थे कि ये ईयू के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से इंडियन कंपनीज़ के लिए ये, जैसे मैंने किसी से बात कर रहा था, मैंने आपको बताया भी था, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए आपको लगे कि ईयू की टूवर्ड्स स्ट्रीमलाइंड है या फिर ज़्यादा टिल्टेड है ये, लेकिन ओवर द ईयर्स 5 से 7 साल में आप देखेंगे ना, स्ट्रक्चरली इंडिया देखें ना, एक्सपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा बेनिफिशरी साबित होगा। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनके लिए ये पॉजिटिव और कुछ हद तक नेगेटिव माना जा सकता है। तो ये पूरा इंडिया ईयू एफटीए जो साइन हुआ है ना, उसके फाइन प्रिंट्स, उसके डिटेल्स के हिसाब से हमने एक विश्लेषण करने की आपके सामने कोशिश की है। आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन बनाने में, क्योंकि ये जो एफटीए साइन हुए हैं ना, उसके बाद लोग इसी चीज़ को लेकर कश्मकश में है या फिर फोकस कर रहे हैं कि आखिर इसका किन सेक्टर्स को, किन शेयरों को ओवर द लॉन्गर टर्म ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो फिर इस खास चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।